हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स एंड इसका लेक्चर नंबर 9 आ गया है, जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है डेल एस मींस एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो इसमें भी हमें एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हमें देखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे एंड साथ में न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। चलिए देख लेते हैं आज का लेक्चर क्या है। तो अब तक हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया उसको एक बार के लिए देख लेते हैं। समराइज कर देती हूँ जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेल एस फॉर आइसोलेटेड सिस्टम देखा था, जिसमें डेल एस क्या था, डेल एस इज ग्रेटर देन 0। ओके, एंड डेल एस फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम इसके लिए हमारे पास क्या आया था, डेल एस। देखिए इसमें भी हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दो केस देखे थे। रिवर्सिबल में हमने क्या देखा था, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नॉन आइसोलेटेड के लिए, क्या देखा था, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, ये किसके इक्वल था, डेल एस यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स ये इसके इक्वल था। तो इसमें हमने देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल एस, रिवर्सिबल में डेल एस इज इक्वल टू 0, ये आया था हमारे पास। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल एस इज ग्रेटर देन 0, ये आया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे डेल एस की वैल्यू कुछ ये हमारी आई थी डी क्यू T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1 अपॉन T1 T2 T2 T1 कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज आ चुके हैं, इनको हमने डिराइव करके भी देख लिया था किस तरीके से हुआ है। सो अगर देखना है तो प्लीज वहां पे वीडियो रखा है, आप देख सकते हैं। आता है तो बहुत अच्छी बात है। आज के लेक्चर में हमें आगे का जो मैंने बता दिया उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज है वो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक डेरिवेशन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक डेरिवेशन करते हैं, बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए डेरिवेशन क्या है, पहला हमें दो केस स्टडी करने हैं। इन फर्स्ट केस क्या है, एंट्रोपी when entropy is the function of temperature and volume। ठीक है, एंड सेकेंड केस हमें देखना है when entropy is the function of temperature and pressure। ठीक है, एक बार टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ प्रेशर आएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो होगा डेल एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log base 10 T2 upon T1 plus 2.303 NR log base 10 V2 upon V1। ओके, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा जिसको हम डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल है, इसको देख के बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि आपको समझ में नहीं आएगा, इजीली समझ में आएगा। ओके, दूसरा हमें क्या डिराइव करना है, दूसरा हमें प्रेशर के रिस्पेक्ट में करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहां तक तो सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर के रिस्पेक्ट में, मतलब एंट्रोपी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। तो यहाँ तक बिल्कुल सिमिलर 2.303 NCV log 10 T2 upon T1, okay, plus 2.303 NR log base 10 P1 upon P2। ठीक है, तो ये दो हमें
डिराइव करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये आएंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, व्हेन एस एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले आपको ये सीख लेना है कि किस तरीके से डिराइव करते हैं, उसके बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जो ये डिफरेंट टाइप के जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरीके से आप निकालते हैं उनमें एंट्रोपी चेंज। तो पहले इसी को कैलकुलेट करके देखते हैं हम, इससे वो वाला फॉर्मूला हम इजिली बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा वर्क डन जिसमें हमने किया था, तो उसके लिए जब डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वर्क डन देखा था, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ इसी तरीके से करवाया था। ठीक है, तो देखते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, देखिए प्रेशर वॉल्यूम, ये हमारे पास ग्राफ होता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी सिस्टम है वो किसी भी प्रोसेस, जैसे कि हमारे पास ये स्टेट है, स्टेट 1 है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है। ओके, ये किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाता है किसमें, स्टेट 2 में, यहां पे पहुंच गया। ओके, तो यहां पे मान लीजिए प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 है। ओके, ये है। तो हमें क्या देखना है कि इसमें जो एंट्रोपी में चेंज होगा वही कैलकुलेट करना है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वेरिएबल हमें रखना पड़ेगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, डेल एस हमारे पास होता है क्या, डी क्यू। यहाँ पे इस तरीके से डी क्यू लिखा जाता है, तो उसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन ये मुझे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि क्यू के केस में हम डेल नहीं लगाते। ओके, लिखने का एक तरीके से सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो जब हम ये डी ले रहे हैं तो इसको भी स्मॉल लेंगे, क्योंकि ये कैपिटल के लिए आता है डेल, मतलब कैपिटल मींस जो बड़ा चेंज हो उसके लिए आता है डेल, एंड डी मतलब स्मॉल चेंज होता है उसके लिए। तो एंट्रोपी चेंज हम स्मॉल ले रहे हैं, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये हम मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हमें डी क्यू की वैल्यू रखनी है। तो अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो वो क्या है, डी यू इज इक्वल टू, कॉर्नर में लिख लेती हूं, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। यहां से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर लेके आएंगे, सो डी यू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। काफी लोग इसको डी ई भी लिखते हैं। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है एन सी वी डी टी। ओके, अगर आप डेल यू लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे बड़ा चेंज है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल चेंज है, तो मैंने डी टी लिख लिया। क्लियर है। अब हम देखते हैं डी डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं माइनस पी डी वी, लिख सकते हैं ना। ओके, तो बस इतना ही करना है। डी क्यू की वैल्यू हमें यहां से उठा के ये यहाँ पे पुट कर देनी है। ओके, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देनी है। तो चलिए देख लेते हैं डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी यू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन टी। ओके, अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दें यहां से लेके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। सो डी यू की वैल्यू हमने रखनी है एन सी वी डी टी। ठीक है, यहां पे एन क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये क्या है सीवी, सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिखाई दे रहा है, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो टेम्परेचर चेंज है, समझ गए। तो इसको हम थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं। ओके, इसके नीचे भी टी आ जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू माइनस पीडीवी, ओके, डिवाइडेड बाय टी। ओके, टी कॉमन है, ठीक है। यहां तक बिल्कुल सिंपल है कि हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है।
वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया, सिर्फ इनको हमने तोड़ दिया। ओके, तो T दोनों के नीचे आ जाएगा तोड़ने के बाद। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, ये समझ पा रहे, प्रेशर है, ये चेंज इन वॉल्यूम की टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCV dt अपॉन T, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, PV PdV अपॉन T। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं S1 से S2। ये कहां से कहां तक होगा, पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। देखिए P की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। P क्या होता है, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसकी जगह P की जगह मैं ये लिख लूं, ओके, एंड देन हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो nRT dV, ठीक है, dV अपॉन V। बस सिर्फ इसको हमने यहां पे उठा के रख दिया। क्लियर है। ये T पहले से प्रेजेंट है तो ये T से T कट जाएगा, यहाँ पे जो बचा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, dV अपॉन V आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से dt अपॉन T क्या होता है, टेम्परेचर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू T1 टू T2, ठीक है, ये लिमिट्स है। यहाँ पे V1 टू V2। क्लियर है। dV अपॉन V का इंटीग्रेशन, तो सिर्फ हमें सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है एंड जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो निकल जाएगा। तो अभी मैं यही लिख लेती हूँ, ds का जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1, जिसको हम डेल S लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। अब देखिए इसका मैं करके बताती हूँ डायरेक्टली। NCV dt का क्या हो जाएगा, log E, log बेस E T2 अपॉन T1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब log T2 माइनस log T1 को मैंने ऐसे लिख लिया, ओके, प्लस NR dV अपॉन V का करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस E V2 अपॉन V1, ओके, यही हो जाएगा। यही होता है कि नहीं होता है, देखिए इस तरीके से होता है, log बेस E V2 माइनस log बेस E V1। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर का हो जाएगा तो मैं उसको भी इस तरीके से लिख सकती हूँ। समझ में आ रहा है, सिर्फ ये इंटीग्रेशन है तो ये तो आपको आना चाहिए, यहाँ पे भी मैं समझा रही हूँ। क्लियर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो किसमें गिवन है, वैल्यू गिवन है log बेस E, ठीक है। अब इसको हमें कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो इसको लिखने के लिए हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लिख देंगे log बेस 10, ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको मैं लिख लेती हूं, तो मैं अभी कहां से साफ करूं, यहां लिख लेती हूं, उसको साफ कर देती हूं, ठीक है। सो हमारे पास डेल एस की क्या वैल्यू आ गई, डेल एस इज इक्वल टू, यही वैल्यू मैं लिख लेती हूं, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2.303 से, 2.303 NCV log बेस 10, ठीक है, log 10 में आ गया, log बेस E से log बेस 10 में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2.303 से, ओके। तो ये आ गया हमारे पास, प्लस इसको लिख लेते हैं, तो इसके भी आगे हमें पहले क्या लगाना है, 2.303 NR log बेस 10 क्या है, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 प्लस ये, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो एक बात, अब जो हमने दूसरा हमने केस लिया था, ठीक है, सेकंड केस क्या लिया था, व्हेन जो S है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसको हम यहीं से कर देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला यहां तक बिल्कुल सिमिलर आएगा, इसको भी मुझे साफ करना पड़ेगा। 2.303 del S, okay, is equal to 2.303 NCV
log बेस 10 T2 अपॉन T1 प्लस, सिर्फ इसमें चेंज करना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, 2.303 यहां तक बिल्कुल सिमिलर रहेगा, एन आर लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2, बस इतना सा चेंज करना है, ये चेंज करना है। ये कैसे आया, आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो यहां से अगर इसको यहां पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो V2 अपॉन V1 की जगह मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, P1 अपॉन P2 लिख रही हूँ। समझ में आया। तो ये जो दो फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए हैं ये बहुत ही हेल्पफुल हैं, एंड इनमें हम क्या करेंगे, इनके हेल्प से हम और भी प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के लिए डेल एस। सबसे पहला केस, डेल एस नंबर 1 डाल लूं, डेल एस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हीट का जो एक्सचेंज है वो क्या हो जाए, जीरो, मतलब Q जो है हीट वो कांस्टेंट हो। ठीक है, दैट मीन्स dQ मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट, छोटा सा एक्सचेंज भी हीट का नहीं हो, मतलब वो जीरो हो जाए, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ये वाला dQ अपॉन T। तो अगर इसमें क्या हो जाता है, ये हमने जीरो मान लिया, dQ जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, सो डेल S क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं, डेल एस फॉर आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें क्या हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, डीपी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, मतलब वो बिल्कुल जीरो, कि बिल्कुल भी चेंज हमारा जो प्रेशर है उसमें नहीं हो, तभी तो कांस्टेंट होगा प्रेशर, वो जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एस की। देखते हैं, तो डेल एस का सिर्फ एक फॉर्मूला है हमारे पास, dQ अपॉन T। ओके, अब जो dQ की वैल्यूज ही हम पुट करें, एक बात आप याद रख रहे हैं, हम dQ की वैल्यू पुट करें, एक बार एडियाबैटिक में हमने dQ की वैल्यू ये पुट कर दी जीरो, तो ये टोटल जीरो हो गया। ठीक है, अब dQ की वैल्यू हम आइसोबारिक प्रोसेस में क्या रख सकते हैं, तो अगर आपने पढ़ा हो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो हमने एक फॉर्मूला देखा है, क्या, हीट एक्सचेंज dQ इज इक्वल टू क्या होता है, N एट कांस्टेंट प्रेशर, dQ एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था, N Cp dt। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, हालांकि लिखने का तरीका सही नहीं है, dQ डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू N Cp डेल्टा T, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे ये जो Cp है ये क्या है, Cp क्या है, Cp ये नंबर ऑफ मोल्स से पता है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो जब हम आइसोबारिक प्रोसेस ले रहे हैं तो dQ की वैल्यू ये रखेंगे। क्लियर है, तो मैं रख देती हूं यहां पे N Cp dt अपॉन T, एंड ये क्या है, डेल एस। ओके, क्लियर है। अगर आप इसको भी इंटीग्रेशन करके देखना चाहते हैं वैसे ही, जैसे कि इसको भी आप ds लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही डेल्टा s लिख रही हूँ। क्लियर है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो ये भी डेल एस ही आ जाएगा ना। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ds। ओके, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, 1 to 2 s1 to s2, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, dt अपॉन t है, सो t1 to t2 करेंगे। ठीक है,
तो ऊपर वाला साफ कर देती हूं मैं। अब देखिए ds का किया हमने, तो ये क्या आया S2 माइनस S1 जो कि क्या बन गया डेल S, ठीक है। एंड यहाँ पे NCP को हम बाहर ले लेते हैं एंड dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक बार करके ही देख लेते हैं, S1 टू S2 T1 टू T2, ओके ठीक है। ये समझ में आया। सिर्फ मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, इसको जो भी कांस्टेंट है यहाँ पे जो गिवन है, मतलब जिनका इंटीग्रेशन नहीं करना हमें वहां, उनको बाहर रखना है, ठीक है। इतना ही किया है। अब हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल है, S2 माइनस S1 हो जाएगा, ओके। इसका करना है मेन चीज, तो इसका सिंपल आप बता सकते हैं, अभी हमने सीखा इसलिए मैंने उनको पहले सिखाया है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log बेस e T2 अपॉन T1 हो जाएगा। अब हमें चेंज किस में करना है, log बेस 10 में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा डेल S इज इक्वल टू NCP log बेस 10, क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं किससे 2.303 NCP log बेस 10 T2 अपॉन T1, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है आइसोबारिक प्रोसेस में, आपने अच्छे से देखा हो तो सिर्फ यहाँ पे Cp आ गया T2 अपॉन T1 की, T2 अपॉन T1 एंड ये Cp आ गया, ये याद रखिए आइसोबारिक में Cp हो जाएगा, ओके क्लियर है। dq की वैल्यू रखी हमने शुरू में एंड उसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इंटीग्रेट किया है एंड log बेस e को जब हम चेंज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, log बेस e इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए अच्छे से। एंड log 10 की 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एंड log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3101 होती है 0.301 एंड log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.477, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होंगे, इन दो की भी आप याद कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे। क्लियर है इतना, आइसोबारिक समझ में आया, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, डेल S फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जिसमें वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट, मींस dv की वैल्यू क्या हो जाए 0। जब dv की वैल्यू 0 है तो डेल्टा v की वैल्यू तो 0 होगी। जब छोटा सा चेंज ही 0 है तो बड़ा चेंज कैसे होगा, ओके। तो वो हम कैसे देखेंगे, देखिए ds का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ds का फॉर्मूला था हमारे पास du अपॉन t प्लस माइनस dw अपॉन t, ओके यही था, ओके। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को एक बार रख देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। du की वैल्यू हमने क्या रखी थी, NCV, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज, किसके इक्वल होती है कि NCV डेल्टा T या फिर dt, ओके। मतलब ये इसमें CV आएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी टेम्परेचर में हम चेंज करते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, ओके। एंड जो भी चेंज हम किसमें करते हैं, प्रेशर में करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, हीट के इक्वल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। जो भी चेंज हम प्रेशर में करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, हीट जो भी चेंज होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे Cp के, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर है। इतनी चीजें याद रखिए। इनकी वैल्यू हम रख देते हैं NCV dt अपॉन t माइनस, ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा PdV
ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पी डी वी अपॉन टी, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखिए सिर्फ। क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने देखा डी वी इज इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म है यहाँ पे जो डी वी है वो 0 हो जाएगा, तो ये जो पूरी टर्म है वो 0 हो जाएगी। सिर्फ हमारे काम की ये बची, तो डी एस क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी अपॉन टी, एंड इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, इसका 1 to 2 S1 to S2, इसका T1 to T2। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब तो ये क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, ये हो जाएगा NCV log बेस E T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। ये हो गया डेल्टा S इज इक्वल टू NCV log बेस E, ये हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10 में कन्वर्ट कर ले इसको, log बेस E को 10 में 2.303, ये ऐसे कैसे लिख दीजिए, NCV log बेस 10 T2 अपॉन T1। क्या मतलब हुआ कि एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वो क्या हो जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स, एंड क्या होगा कि टेम्परेचर में जो चेंज होगा T2 अपॉन T1 इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आइसोकोरिक का समझ में आया, इसमें CV आएगी। आइसोबारिक में क्या था, आप समझिए आप इस चीज को, आइसोबारिक में सिर्फ यहाँ पे CP था, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो ये चीजें याद नहीं है, आपको समझ लेनी है, ये प्रैक्टिस से आएंगी। एक दो बार जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया, ओके। अब हम देख लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बचा है हमारा, डेल एस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल एस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए। तो हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, क्लियर है। अब इसको हमने वैल्यू रखनी है, तो डी यू अपॉन टी प्लस पी डी वी अपॉन टी, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्टली इनकी वैल्यूज को, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है तो माइनस, ओके। डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू रखिए एन सी वी डी टी अपॉन टी। लेकिन एक बात आप यहाँ पे याद रखिए, इसकी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मीन्स क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, मीन्स डी टी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इस चीज को पहले छोड़िए, अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये चीज लिख पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है, ठीक है, डी यू जो है वो 0 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात आप अच्छे से याद रखिए। फॉर आइडियल गैसेस, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो उसमें भी ये बात बताई थी। फॉर आइडियल गैसेस क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो 0 हो जाएगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो हमारी डीओ की टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहां पे, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो बचा हमारे पास सिर्फ ये, ओके। सो हम लिख लेते हैं डी एस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन टी। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, इसको इंटीग्रेट भी कर देना। तो इसको हम लिखेंगे डी एस 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस पी डी वी अपॉन टी। तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। P की वैल्यू हम क्या रखेंगे, P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ओके। क्यों, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, तो ये हम रख देंगे एन आर टी अपॉन टी डी वी अपॉन वी। ठीक है, यही वैल्यू रखी है, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया, ये कैंसिल हो गई टी से टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब हम, डी एस यहां से इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे, ओके। S1 to S2 क्या हो जाएगा, एन
आर बाहर निकालेंगे, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v1 से v2 लिमिट्स। अब देख लेते हैं यहां पे, देखो ds का करेंगे तो s2 माइनस s1 मीन्स डेल एस लिख रही हूं, डायरेक्टली डेल एस लिख रही हूं। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा एन आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा log बेस e v2 अपॉन v1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, v2 अपॉन v1। एंड अगर हम 10 में कन्वर्ट करते हैं log बेस 10 में तो 2.303 एन आर log बेस 10 v2 अपॉन v1 क्या आ गया है डेल एस, किसके लिए आइसोथर्मल, तो मैं छोटा सा टी लगा रही हूं, जिसमें अगर क्या है आइसोकोरिक है तो आप v लगा दीजिए, डेल एस स्मॉल v, ठीक है, यहाँ पे v लगा दीजिए। आइसोबारिक है तो p लगा दीजिए इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। देखिए अब ये जो फॉर्मूला है ये हम तब यूज करेंगे जब आपके पास वॉल्यूम चेंज दिया गया हो। ओके, जब वॉल्यूम में चेंजेस दिए गए हों, लेकिन अगर आपके पास प्रेशर में चेंज दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2.303 एन आर लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। अगर क्या गिवन हो, प्रेशर में वेरिएशन दिया हुआ हो, वॉल्यूम गिवन ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ओके, समझ में आया। तो अब मैं लिख लेती हूँ जल्दी से न्यूमेरिकल एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, देख लीजिए। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन ए सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर चेंज गिवन है T1 T2 एंड इन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है। कंटेनर कैसा है आपका, क्लोज कंटेनर है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें एंट्रोपी चेंज पूछा गया है, सीधा सीधा डेल एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कब कैलकुलेट करनी है, जब टेम्परेचर क्या गिवन है, टेम्परेचर है आपके पास, टेम्परेचर है T1 क्या है 300 केल्विन, T2 है हमारे पास 600 केल्विन एंड गिवन है लॉग की वैल्यू गिवन है एंड CV की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें आप एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। क्या है ये प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, क्लोज कंटेनर है, मतलब वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप टेम्परेचर चेंज करो लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कैसे, डेल एस इज इक्वल टू 2.303 एन CV, कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर में चेंज, याद रखिए CV लॉग बेस 10 क्या है T2 अपॉन T1, ठीक है, निकाल पाओगे। ओके, तो सिर्फ इसमें क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। ये तो समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। ओके, जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। जब भी प्रेशर कांस्टेंट गिवन हो तो CP आ जाएगा इसकी जगह एंड यही फॉर्मूला आ जाएगा अगर टेम्परेचर में वेरिएशन गिवन है। ओके, तो चलिए इसके लिए हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 2.303 इंटू कितना मोल है, 2 मोल, तो n की वैल्यू हमें पता है क्या है, n इज इक्वल टू 2 मोल्स, राइट। सो यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ। CV की वैल्यू ये गिवन है 44, देखिए मैंने ये वैल्यूज अपनी तरफ से ऐसे ही ली हैं 44.88 एंड यहाँ पे हम T2 अपॉन T1 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे इनटू लॉग बेस 10, T2 की वैल्यू कितनी है 600 इसकी 300। ओके, इतना क्लियर हुआ। बस अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 44.88 इंटू ये हो जाएगा 2 लॉग बेस 10 इंटू 2। तो log 2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सिर्फ आपको ये वैल्यू पुट करनी है एंड ये सब मल्टीप्लाई करना है सभी को, ठीक है। 2 इंटू
44.88 इंटू ये वैल्यू 0.301। तो जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। किस में आएगा? जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप लिख देंगे। आंसर आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिख लेती हूँ जल्दी से। ये समझ में आया? सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करना है, वैल्यूज को सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्या बोल रहा है, ओके, देन आप वैल्यूज को पुट करिए। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिख लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से कीजिए, वीडियो को पॉज करें एंड इसको सोल्व करें, ठीक है। चलिए मैं करवाती हूँ। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज, मोलर एंट्रोपी चेंज, मोलर गिवन है मतलब 1 मोल के लिए, ओके। व्हेन हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड isothermally from 20 लीटर टू 60 लीटर्स, सो आर की वैल्यू गिवन है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमें किस तरीके से निकालना है। अगर आप फॉर्मूलाज को याद रखना नहीं चाहते तो आपको इतना तो पता होगा, डेल एस डी एस जो क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी, वो जो मैंने शुरुआत में सिखाया था उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो डी यू अपॉन टी माइनस डी डब्ल्यू अपॉन टी। अब आपको इतना पता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, इस फॉर्मूला को नहीं भूलना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ओके। इससे तो ये सॉल्व हो ही जाएंगी, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 0, ठीक है। तो ये हम इसकी वैल्यू रख देंगे फटाफट। क्या हो जाएगा? माइनस पी डी वी अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो पी की वैल्यू रख लेती हूं एन आर टी डी वी अपॉन टी वी, ये टी से टी कैंसिल, एन आर डी वी अपॉन वी, ओके। सो यहाँ पे डी एस क्या हो जाएगा? S1 से S2, ये V1 से V2, तो क्या हो गया? समझ गए कौन सा फॉर्मूला आने वाला है हमारे पास? कौन सा फॉर्मूला आएगा? डेल एस हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख रही हूँ, S2 माइनस S1, डेल एस इज इक्वल टू एन आर लॉग बेस ई V2 अपॉन V1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अब ये हो जाएगा, इसका लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1, ठीक है। समझ में आ रहा है? आइसोथर्मली भी मैंने बोला था एक और केस भी हो सकता है जिसमें क्या हो, अगर प्रेशर चेंज कर दिया जाए, अगर इसकी जगह प्रेशर दे देता तो भी फॉर्मूला हमें यही रखना है, सिर्फ यहाँ पे P1 अपॉन P2 हो जाता, क्लियर है। जब आप ये कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आ गया ना आपको, तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज को। तो 2.303, एन की वैल्यू 1 मोल है, मोलर बताया गया है 1, आर की वैल्यू 8.314, ये है गैस कांस्टेंट, राइट। एंड V2 की वैल्यू कितनी है? लॉग V2 की वैल्यू 60 अपॉन V1 20, तो ये सिंपल हो जाएगा, लॉग बेस ई में नहीं है, 10 में है, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास 3 आएगा। तो लॉग 3 की वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए, ये 8.314 इंटू 1 इंटू 2.303, सिंपल सा। अब आपके पास कैलकुलेशन है, log 3 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, log 3 की वैल्यू होती है 0.477, याद कर लीजिए ये वैल्यू, ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पे 2.303 इंटू 1 तो आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, 8.314 इंटू 0.477, एंड इसको आप करेंगे कैलकुलेट, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी वैल्यू आएगी 9.133, 9.13 लिख लीजिए, ये इसकी वैल्यू। तो इसके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ds की वैल्यू क्या है, ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी,
ठीक है। तो dq की वैल्यूज आपको पुट करनी है एंड देन सॉल्व कर लेना है। आगे आपको सॉल्व करना आता ही है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से निकाल सकते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूलाज की आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।